ये वीडियो रहने वाली है UFC 292 की प्रिडिक्शन वीडियो। जिधर अगर इस कार्ड की बात करें तो ना तो ये कार्ड ज्यादा अच्छा है ना तो ये कार्ड वर्स है। ये कार्ड एक एवरेज कार्ड है, बट ये एवरेज कार्ड ज्यादा बेटर होता अगर हेनरी सोडो, जेफ नील, सॉन्ग येडोंग और कोडी गारबेंट जैसे फाइटर्स इंजर्ड नहीं होते। प्रीलिम्स की जल्दी से बात करें तो दी अल्टीमेट फाइटर के 4 फाइनलिस्ट एंड ऑब्वियसली क्रिस वाइडमैन वर्सेस ब्रैड टेवेरेस। ये फाइट्स काफी एंटरटेनिंग होगी देखने के लिए। क्रिस वाइडमैन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के बाद अपना रिटर्न मारा है, वो ब्रूटल लेग ब्रेक के बाद, और अब क्रिस वाइडमैन 39 इयर्स का है। तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिस वाइडमैन कैसे फाइट करता है और क्या उसकी लेग अब होल्ड कर पाएगी या फिर नहीं। बट आई रियली डोंट नो व्हाई कि क्रिस वाइडमैन वर्सेस ब्रैड टेवेरेस की फाइट प्रीलिम कार्ड में क्या कर रही है और मेन कार्ड में क्यों नहीं है। बट एनीवेज अब मेन कार्ड की बात करें तो इस मेन कार्ड की सबसे पहली फाइट रहने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स मार्लिन चिटोवेरा वर्सेस पेड्रो मुनियोस के बीच। अब ये फाइट एक काफी ट्रिकी फाइट है क्योंकि एट एनी गिवन टाइम मार्लिन चिटोवेरा पेड्रो मुनियोस को आउट ऑफ नोवेयर नॉकआउट कर सकता है। ये चीज मार्लिन चिटोवेरा बहुत बार कर चुका है, जिधर वो फाइट्स को हार रहा होता है बट एकदम से किल शॉट मारकर वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। बट इसके साथ मार्लिन चिटोवेरा की एक ह्यूज वीकनेस भी आती है जो उसकी लास्ट फाइट अगेंस्ट कोरी सैंडहैगन में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। अब ऑलमोस्ट हर एक फाइटर को पता लग चुका है कि मार्लिन चिटोवेरा फाइट को स्टार्ट करता है काफी स्लो और ये स्लो मोमेंटम उसकी पूरी फाइट में रहता है, जिधर मार्लिन चिटोवेरा ज्यादा पंचेस और किक्स की आउटपुट नहीं थ्रो करता बट सिर्फ हमेशा देखता है किल शॉट के लिए। जैसे कोरी सैंडहैगन की फाइट में हमने देखा कि अगर मार्लिन चिटोवेरा को किल शॉट ना मिले तो वो फाइट को हार जाएगा क्योंकि उसके पंचेस और किक्स की आउटपुट बहुत कम होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेड्रो मुनियोस की, तो पेड्रो मुनियोस के पास एक काफी डेंजरस ग्राउंड गेम है, स्पेशली उसके गिलेटिन चोक्स। तो अगर वो मैनेज कर लेता है मार्लिन चिटोवेरा को ग्राउंड में लेके जाने का, जो बाय द वे एक इजी काम नहीं होने वाला, बट अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो फिर चिटोवेरा को सबमिट भी कर सकता है। स्ट्राइकिंग की अगर हम बात करें तो पेड्रो मुनियोस को स्ट्राइकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ने वाली है क्योंकि पेड्रो मुनियोस एक बिग 6 इंच की डिसएडवांटेज में रहने वाला है, तो उसे कैसे भी करके डिस्टेंस को क्लोज करना ही होगा। मार्लिन चिटोवेरा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है अगेंस्ट द स्मॉल फाइटर्स, तो पेड्रो मुनियोस के लिए मार्लिन चिटोवेरा के साथ रेंज में रहना काफी डेंजरस हो सकता है। अगर चिटोवेरा ने अपनी लास्ट फाइट से ज्यादा कुछ लर्न नहीं किया और इस फाइट में भी अगर वो स्लो रहा और ज्यादा आउटपुट को थ्रो नहीं किया, तो पेड्रो मुनियोस चिटोवेरा को आउटबॉक्स करके इस फाइट को यूनानिमस वे से जीत सकता है। बट अगर मार्लिन चिटोवेरा ने अपने फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लिया तो पेड्रो मुनियोस के लिए मार्लिन चिटोवेरा के साथ स्ट्राइकिंग करना काफी मुश्किल हो सकता है। इस फाइट में जो क्लियर चीज है वो ये है कि मार्लिन चिटोवेरा के पास काफी ज्यादा स्पीड है एज कंपेयर टू पेड्रो मुनियोस, और पेड्रो मुनियोस का गार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब भी पेड्रो मुनियोस अपने पंचेस को थ्रो करता है तो वो अपने गार्ड को नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी चेन काफी ओपन होती है। तो अगर मार्लिन चिटोवेरा ने ओपनिंग को ढूंढ लिया तो वो पेड्रो मुनियोस को नॉकआउट भी कर सकता है, स्पेशली अपनी किक से, क्योंकि मार्लिन चिटोवेरा ने काफी ज्यादा ओपोनेंट्स को अपनी किक से नॉकआउट किया है। आई रियली होप कि मार्लिन चिटोवेरा ज्यादा आउटपुट को थ्रो करे क्योंकि इस फाइट में मेरी पिक है मार्लिन चिटोवेरा टू विन बाय नॉकआउट। अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो मेन कार्ड की नेक्स्ट फाइट भी रहने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स मारियो बटिस्टा वर्सेस डेमॉन ब्लैकशेयर के बीच। बिग अप फॉर डेमॉन ब्लैकशेयर क्योंकि डेमॉन ब्लैकशेयर ने लास्ट वीक की फाइट की थी, जिधर वो यूएफसी हिस्ट्री का सिर्फ ऐसा थर्ड फाइटर बन गया जो एक ट्विस्टर सबमिशन से जीता है। सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डेमॉन ब्लैकशेयर कि वो इस फाइट को एक शॉर्ट नोटिस में ले रहा है, बट आई थिंक इस फाइट में मारियो बटिस्टा जीतने वाला है। द ओनली वे डेमॉन ब्लैकशेयर इस फाइट को जीत सकता है वो है बाय नॉकआउट, बट उसके अलावा मारियो बटिस्टा डेमॉन ब्लैकशेयर से फास्ट रहने वाला है, उसका कार्डियो भी काफी इंसेन है, तो मारियो बटिस्टा पूरे 3 राउंड्स फुल स्पीड से फाइट करने वाला है। और मारियो बटिस्टा एक रेसलर नहीं है, बट आई थिंक इस फाइट में वो टेक डाउन भी कर सकता है। अब डेमॉन ब्लैकशेयर के बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं था, बट जितनी भी मैंने फाइट्स देखी हैं, डेमॉन ब्लैकशेयर का टेक डाउन डिफेंस बहुत वीक है, तो काफी अर्ली मारियो बटिस्टा इस फाइट में टेक डाउन कर सकता है, या फिर फाइट में थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा सेफ होने के लिए टेक डाउन करके ग्राउंड में भी डेमॉन ब्लैकशेयर को होल्ड करके बीट कर सकता है। बट मारियो बटिस्टा को डेमॉन ब्लैकशेयर के सबमिशन से थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जस्ट अभी डेमॉन काफी इंसेन सबमिशन से जीत कर आ रहा है, तो अगर मारियो बटिस्टा उसको ग्राउंड में भी लेके जाता है तो डेफिनेटली डेमॉन ब्लैकशेयर के पास कॉन्फिडेंस होगा कि वो मारियो बटिस्टा को सबमिट भी कर सकता है। बट अल्टीमेटली आई थिंक डेमॉन ब्लैकशेयर के पास ज्यादा टाइम नहीं था इस फाइट के लिए प्रिपेयर करने में, इसलिए इस फाइट में मेरी पिक है मारियो बटिस्टा टू विन बाय डिसीजन।
और अब बात करते हैं मेन कार्ड की नेक्स्ट फाइट के बारे में, जिधर ये फाइट होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स नील मैग्नी वर्सेस इयन गैरी के बीच। इयन गैरी की फाइट होने वाली थी जेफ नील के अगेंस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जेफ नील इस फाइट से पहले इंजर्ड हो गया और अब शॉर्ट नोटिस में इयन गैरी के साथ फाइट करने वाला है नील मैग्नी। टू बी ऑनेस्ट, इयन गैरी वर्सेस जेफ नील एक काफी कंपेटिटिव फाइट थी, बट आई डोंट थिंक सो ये फाइट ज्यादा टाइम तक कंपेटिटिव रह सकती है। नील मैग्नी एक लॉन्ग और रेंजी फाइटर है जिसको हम ऑलराउंडर टाइप फाइटर बोल सकते हैं, क्योंकि नील मैग्नी एक ऐसा फाइटर है जिसके पास स्ट्राइकिंग भी है, वो रेसलिंग भी कर लेता है और उसकी सबमिशन गेम भी एवरेज है। बट प्रॉब्लम इधर नील मैग्नी की है कि वो किसी एक फील्ड में ज्यादा सुपीरियर नहीं है। ऑल्सो एज के साथ नील मैग्नी काफी ज्यादा स्लो भी हो गया है। वेरस बात करें इयन गैरी की, तो इयन गैरी अनडिफीटेड यंग और हंग्री फाइटर है जिसके पास स्ट्राइकिंग में इंसेन स्पीड है, और क्योंकि उसका ट्रेनिंग पार्टनर गिलबर्ट बर्न्स है तो डेफिनेटली इयन गैरी अपनी ग्राउंड गेम पर भी वर्क कर रहा होगा। आई थिंक इस फाइट में इयन गैरी नील मैग्नी के लिए काफी ज्यादा फास्ट रहने वाला है, उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट होगी जिसकी वजह से नील मैग्नी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इयन गैरी के शॉट्स को ब्लॉक करने में या फिर उनको काउंटर करने में। अब क्योंकि इस फाइट में नील मैग्नी के पास 5 इंच की रीच एडवांटेज है तो मे बी वो ट्राई कर सकता है काउंटर गेम खेलने की, क्योंकि इयन गैरी इस पूरी फाइट में फॉरवर्ड मूव करने वाला है और डिस्टेंस को क्लोज करके नॉकआउट पंच थ्रो करने की ट्राई करने वाला है। बट ऐसे मौके पर इयन गैरी कभी कभार गलती कर देता है जिधर वो अपने गार्ड को नीचे कर लेता है और उसकी चेन ओपन रहती है काउंटर शॉट्स के लिए। ये चीज हमने इयन गैरी वर्सेस केनन सॉन्ग की फाइट में भी देखा था, जिधर इयन गैरी फुल प्रेशर के साथ बीट डाउन कर रहा था केनन सॉन्ग को, बट केनन सॉन्ग ने एक काउंटर हुक को थ्रो किया जिसने इयन गैरी को ड्रॉप कर दिया था। बट इस फाइट में आई रियली डाउट कि इयन गैरी ऐसा कुछ थ्रो कर पाएगा, क्योंकि काउंटर थ्रो करने के लिए नील मैग्नी को बहुत ज्यादा फास्ट रहना होगा। इसलिए आई थिंक नील मैग्नी इस फाइट को जीत सकता है अगर वो अपनी ग्रैपलिंग और रेसलिंग को यूज करके इयन गैरी को ग्राउंड में लेके जाए और ग्राउंड में होल्ड करके बीट करे। दूसरी तरफ इयन गैरी की तरफ से एक बात कंफर्म है कि वो इस फाइट में फॉरवर्ड मूव करने वाला है, बिग पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करने वाला है, और अगर नील मैग्नी ने अपने हेड को डक डाउन करके डिफेंस करने लग पड़ा तो इयन गैरी वो नॉकआउट शॉट को थ्रो करने वाला है, और इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है इयन गैरी टू विन बाय नॉकआउट। और अब बात करते हैं UFC 292 की को मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है विमेन्स स्ट्रॉवेट डिवीजन में बिटवीन जोंग वेली वर्सेस अमांडा लेमोस। फाइनली बहुत टाइम बाद मैं फीमेल फाइटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक फाइट रहने वाली है। अमांडा लेमोस एक पावर हाउस है जिसके पंचेस अगर कनेक्ट हो जाएं तो ऑलमोस्ट ये कंफर्म रखो कि अमांडा का ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है। जोंग वेली खुद से भी काफी पावरफुल फाइटर है स्ट्रॉवेट डिवीजन की, और इस डिवीजन में ज्यादा ऐसे फाइटर्स नहीं होंगे जो जोंग वेली से ज्यादा पावरफुल हो, बट अमांडा लेमोस वो फाइटर है जो जोंग वेली से भी ज्यादा पावर को होल्ड करती है। अगर इन दोनों फाइटर्स ने डिसाइड किया स्टैंड एंड बैंग करने का तो ये फाइट एक ब्लडी फाइट भी बन सकती है, जिधर इन दोनों फाइटर्स में से कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट होने वाला है। अगर अमांडा लेमोस के पास ज्यादा पावर है जोंग वेली से, तो जोंग वेली के पास ज्यादा स्पीड है अमांडा लेमोस से। तो जब बात आती है स्ट्राइकिंग की तो आई थिंक जोंग वेली इस फाइट में काफी केयरफुल रहने वाली है, और मे बी इधर वो ट्राई करने वाली है कि वो ज्यादा हैवी पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो ना करे, क्योंकि जोंग वेली नहीं चाहेगी अमांडा लेमोस के पंचेस से हिट होना। आई थिंक इस फाइट में जोंग वेली को ज्यादा स्मार्टली फाइट करनी होगी, जिधर उसे डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए कि वो अमांडा लेमोस को ग्राउंड में लेके जाए, ताकि लेटर राउंड्स में अमांडा लेमोस के पास ज्यादा कार्डियो ना बचे और जोंग वेली अपनी स्पीड की वजह से आउटबॉक्स करे अमांडा लेमोस को। बट दूसरी तरफ अगर अमांडा लेमोस की बात करें तो वो जरा भी माइंड नहीं करने वाली है जोंग वेली के साथ एक ब्रॉल फाइट करने में, और जब भी जोंग वेली अपने डिस्टेंस को क्लोज करेगी अमांडा लेमोस हमेशा रेडी रहने वाली है बिग काउंटर पंचेस को थ्रो करने के लिए। इस फाइट में आई रियली डोंट नो कौन सा फाइटर किस फाइटर को प्रेशर करने वाला है, बट ज्यादा चांसेस जोंग वेली के हैं कि वो इस फाइट में अमांडा लेमोस को प्रेशर करेगी। ऑल्सो जोंग वेली अगर डिसाइड करती है अमांडा लेमोस को ग्राउंड में लेके जाने का, तो ग्राउंड में भी जोंग वेली को काफी केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अमांडा लेमोस की ग्राउंड गेम इतनी बुरी नहीं है और वो अपने जूजित्सु स्किल से जोंग वेली को डेंजर में डाल सकती है। बट आई थिंक एज अ चैंपियन जोंग वेली ज्यादा स्मार्ट रहने वाली है, इसलिए इस फाइट में मेरी पिक है जोंग वेली टू विन बाय नॉकआउट। आई एम नॉट श्योर कि अमांडा लेमोस का कार्डियो 5 राउंड्स का रहने वाला है, तो अगर जोंग वेली स्मार्ट वे से फाइट करती है जिधर वो अपने टेक डाउन्स को भी मिक्स कर रही है, तो वो अमांडा लेमोस को गैस आउट कर सकती है और लेटर राउंड्स में टेक्निकल नॉकआउट कर सकती है। जोंग वेली के पास स्पीड एडवांटेज है, तो डेफिनेटली जोंग वेली को ट्राई करनी चाहिए कि वो अमांडा लेमोस के साथ ज्यादा एक्सचेंजेस या फिर क्लिंचेस ना करे और रेंज में रहकर अपनी स्पीड के एडवांटेज लेकर आउट पॉइंट करे अमांडा लेमोस को। और अब बात करते हैं UFC 292 की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जिधर ये फाइट होने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स एल्जमेन
स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली के बीच। इस फाइट में जो डिफरेंस है वो मेरी ओपिनियन में क्रिस्टल क्लियर है। एल्जमेन स्टर्लिंग एक ग्रैपलर है जो 100% ट्राई करने वाला है शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने की, वेयरएज दूसरी तरफ शॉन ओमेली एक स्ट्राइकर है जो 100% ट्राई करने वाला है एल्जमेन स्टर्लिंग को नॉकआउट करने की। अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो आई डोंट थिंक सो शॉन ओमेली के पास कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को ग्राउंड से ही डेंजर में डाले या फिर से स्टैंड अप करने की ट्राई करे बिना अपनी बैक को गिव अप किए हुए। और अगर शॉन ओमेली ने अपनी बैक को गिव अप किया तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एल्जमेन स्टर्लिंग उसे चोक आउट करने वाला है। इवन अगर एल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमेली को चोक आउट नहीं कर पाया तो हम सब जानते हैं कि क्यों एल्जमेन स्टर्लिंग को बैकपैक बोला जाता है। अगर वो शॉन ओमेली को फिनिश नहीं कर पाया तो फिर वो शॉन ओमेली की बैक में पूरा राउंड चिपकने वाला है। अब न्यू रूल्स की वजह से थोड़ा सा लीवरेज मिलेगा शॉन ओमेली को, क्योंकि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके गया और सिर्फ होल्ड करने की ट्राई की जहां वो ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा है तो थोड़े ही टाइम बाद रेफरी उन दोनों की फाइट को स्टॉप करके दोनों को फिर से न्यूट्रल पोजीशन यानी कि स्टैंड अप पोजीशन से फाइट करनी होगी। अब ये पॉइंट्स थे एल्जमेन स्टर्लिंग के, बट अगर बात करें शॉन ओमेली की तो शॉन ओमेली के पास वो पावर है जिससे कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को वन पंच नॉकआउट कर सकता है। 100% इस फाइट में शॉन ओमेली ट्राई करने वाला है कि वो अपने डिस्टेंस को एल्जमेन स्टर्लिंग से मेंटेन रखे और जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करे तो वो एल्जमेन स्टर्लिंग को काउंटर पंच करे या फिर एल्जमेन स्टर्लिंग पर नीज को थ्रो करे। अगर इन दोनों के स्टैट्स देखें तो स्टैट्स में ये दिखता है कि शॉन ओमेली के पास 1 इंच की रीच एडवांटेज है, बट क्योंकि शॉन ओमेली एल्जमेन स्टर्लिंग से काफी लंबा फाइटर है तो शॉन ओमेली उसके और एल्जमेन स्टर्लिंग के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस को रख सकता, जिधर एल्जमेन स्टर्लिंग को डिस्टेंस को कवर करने में काफी ज्यादा स्टेप्स को लेना होगा, वेयर शॉन ओमेली 1 स्टेप लेने के बाद ही एल्जमेन स्टर्लिंग पर पंचेस थ्रो कर सकता है और वापस आकर गैप को मेंटेन रख सकता है। बट अगर शॉन ओमेली के पास हाइट है तो एल्जमेन स्टर्लिंग के पास साइज है। एल्जमेन स्टर्लिंग अपने वेट को बहुत ज्यादा कट करता है, तो जब फाइट का टाइम आएगा तो डेफिनेटली एल्जमेन स्टर्लिंग 15 to 25 पाउंड्स हेवियर रहने वाला है शॉन ओमेली से। तो देयर इज नो वे कि शॉन ओमेली अलाउ कर सकता है एल्जमेन स्टर्लिंग को डिस्टेंस को क्लोज करने में या फिर उसके साथ क्लिंच वर्क करने में, क्योंकि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 4 से 5 बार ग्राउंड में लेके जा सकता है तो 100% वो शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने वाला है और साइज एडवांटेज से शॉन ओमेली को ग्राउंड में ही होल्ड करने वाला है। दोनों का फाइटिंग स्टाइल काफी ऑकवर्ड है, जिधर दोनों ही फाइटर्स काफी ज्यादा स्विच करते रहते हैं, जिधर एल्जमेन स्टर्लिंग ज्यादा फ्री स्टाइल है एज कंपेयर टू शॉन ओमेली, जिसकी वजह से एल्जमेन स्टर्लिंग को हेल्प मिलती है ज्यादा ऑकवर्ड रहकर डिस्टेंस को क्लोज करके अपने ओपोनेंट्स पर टेक डाउन अटेम्प्ट करके उनको ग्राउंड में लेके जाने में। बट क्योंकि इस बार शॉन ओमेली का स्टाइल भी एक काफी ऑकवर्ड स्टाइल है तो अगर एल्जमेन स्टर्लिंग अपनी फीट में केयरफुल नहीं रहा तो शॉन ओमेली एल्जमेन स्टर्लिंग को नॉकआउट कर देगा। पहले भी एल्जमेन स्टर्लिंग हेड किक से नॉकआउट हो चुका है और अगर वो इस फाइट में केयरफुल नहीं रहा तो एल्जमेन स्टर्लिंग फिर से नॉकआउट हो सकता है। तो ये तो थी सारी बातें, बट अब बात आती है प्रेडिक्शन की। तो एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट में मेरी पिक है एल्जमेन स्टर्लिंग टू विन बाय सबमिशन। आई थिंक एल्जमेन स्टर्लिंग कैसे भी करके शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, जिधर उसके पास काफी ज्यादा चांसेस होंगे शॉन ओमेली को सबमिट करने में, स्पेशली रियर नेकेड चोक से। सो ये वीडियो थी UFC 292 मेन कार्ड प्रेडिक्शन की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।